विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ पर आपको विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। आपके जो कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय के प्रश्नों के उत्तर हैं वह यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। तो आप चैनल पर बने रहें और सभी प्रश्नों के उत्तर देखें। यह हम देख रहे हैं जो हमारा अध्याय 5 है, कक्षा 10वीं विज्ञान पुस्तक से अध्याय 5 जय प्रक्रम। प्रथम भाग में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख चुके थे, अब शेष प्रश्नों को हम इस भाग में देखेंगे। तो यहाँ जैसे प्रश्न 36वां है, रक्तदाब तथा अनुशतलन दाब किसे कहते हैं? और मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एक स्वस्थ मानव में प्रकुंचन दाब तथा अनुशतलन दाब कितना होता है? इसका उत्तर हम देखते हैं। रक्तदाब हृदय वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिरा की तुलना में धमनी में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुचन दाब कहलाता है। यह लगभग 120 मिलीमीटर पारा होता है तथा धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय अनुशतलन या शतलन के दौरान अनुशतलन दाब कहलाता है। यह लगभग 80 मिलीमीटर होता है। यह स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय का व्यवस्थापक काटदर्श का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देखें हृदय का चित्र जो यहाँ प्रदर्शित है, इसके नाम भी आप देखें, इस चित्र को भी बना लें और इसके एक एक भाग को आप देखें जो यहाँ पर हृदय का चित्र दिया गया। इस प्रकार से आप हृदय का चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न, धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। तो हमने कुछ यहाँ पर बिंदु रखे हैं जैसे दीवार, गुहा, कपाट, रक्त और कार्य। इनके आधार पर धमनी तथा सिरा में अंतर देखेंगे। तो दीवार, धमनी की दीवार मोटी, मांसल तथा लचीली होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली, बिना लचक वाली होती है। गुहा, धमनी की गुहा सक्रिय होती है, सिरा की गुहा चौड़ी होती है। कपाट के आधार पर अंतर देखें तो धमनी में कपाट या बाल्ब नहीं पाए जाते, सिरा में कपाट या बाल्ब पाए जाते हैं। रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है केवल फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। कार्य के आधार पर अंतर देखें, धमनी हृदय से रक्त लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाती है, सिरा शरीर के सभी अंगों से रक्त लेकर हृदय में एकत्रित करती है। अगला जो प्रश्न है वह है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। अंतर बिंदु यहाँ पर रंग, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्रोटीन, इनके आधार पर यहाँ पर अंतर दिए गए हैं। तो जैसे रक्त और लसिका में अंतर है, रक्त लाल रंग का ऊतक है या संयोजी ऊतक है, लसिका रंगहीन ऊतक है। लाल रक्त कणिका, इसमें लाल रक्त कणिका उपस्थित होती हैं जबकि लसिका में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ कम होती हैं रक्त में, और लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएँ अधिक होती हैं। प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन अधिक होता है और लसिका में प्रोटीन कम होता है। अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो अंतर बिंदु दिए गए हैं, जल, भोजन, निर्जीव, संवहन, चालनी और भित्ति। तो जाइलम में हम लिखेंगे जल या भोजन के संबंध में, जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। निर्जीव, जाइलम निर्जीव ऊतक है, फ्लोएम सजीव ऊतक है। संवहन, चालनी, जाइलम में संवहन नलिका होती है कि फ्लोएम में चालनी नलिका होती है। भित्ति, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है और फ्लोएम की भित्ति कम मोटी होती है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया इसे आप देखें, सभी भागों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से आप मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 42वां है, लसिका क्या है, इसका क्या महत्व है, अथवा लसिका क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो लसिका, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा लसिका का निर्माण करते हैं। लसिका रंगहीन ऊतक है। अल्प मात्रा में प्रोटीन या श्वेत रक्त कणिका अधिक मात्रा में होते हैं। लसिका के कार्य हैं, शरीर के उन स्थानों पर जहां रक्त की सूक्ष्म वाहिनियां नहीं हैं वहां पर लसिका वाहिका ही पोषण पहुंचाती हैं। दूसरा कार्य है, लसिका ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। प्रश्न 43वां है, वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि लिखिए। तो यहाँ पर वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना दी गई है और इसके यहाँ पर रचना देखें आप किस प्रकार से होती है और क्रियाविधि भी यहाँ पर दी गई है। तो इसे भी आप यहाँ पर देख लें, नोट कर लें। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है, इसका महत्व लिखिए। उत्तर होगा, शरीर में होने वाली चयापचयी क्रियाओं से बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। महत्व है इसका, पहला, शरीर में उत्सर्जी पदार्थों की उपयोगी मात्रा को बनाए रखना। दूसरा कार्य, शरीर के द्रव्यों का मान एवं परासरणी दाब को बनाए रखना। और तीसरा, शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थानिक बनाए रखना। रुधिर या रक्त किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके कार्य हैं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, तापक्रम का नियमन करना,
जल का संतुलन बनाए रखना, व्यर्थ की क्षति का नियंत्रण करता है, रक्त ऊष्मा या ताप का परिवहन करता है, चोट या क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारना और रासायनिक समन्वय बनाए रखना, यह कार्य रक्त के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें अगला प्रश्न। अभी तक हम रक्त के कार्य देख चुके हैं। प्रश्न अगला है, कृत्रिम वृक्क से आप क्या समझते हो? तो उत्तर होगा, कृत्रिम वृक्क यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। अब हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। यह सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका उत्तर होगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी पदार्थ आवश्यक होते हैं। प्रश्न चौथा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कोश का द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हृदय के अंदर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 5वां है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम भोजन का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती में होती है। फेफड़े या फुफ्फुस स्थित होते हैं। तो फेफड़े या फुफ्फुस वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर जो हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं उनमें साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकार परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइपेज। प्रश्न 10वां, यदि लार में अमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा इनमें से स्टार्च का शर्करा में विघटन। प्रश्न 11वां है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो सही उत्तर होगा छोटी आंत। 12वां प्रश्न, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। अगला प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो इसका उत्तर होगा जो पहला ऑप्शन है, आमाशय। अगला प्रश्न है, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो जो हृदय के वाल्व होते हैं वह रक्त को वापस लौटने से रोकते हैं। प्रश्न 15वां है, मछली में श्वसन होता है? तो सही उत्तर होगा गलफड़ों द्वारा। वृक्क की छनन इकाई कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वह दीर्घरोम होगा। आमाशय में पाए जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पाचक एंजाइम, श्लेष्मा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म रोम का कार्य होता है? दीर्घ रोम होते हैं, सूक्ष्म रोम भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, भोजन का अवशोषण या दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोनों। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है, कहाँ होता है? तो इसका सही विकल्प होगा कोश का द्रव में। अगला प्रश्न, एटीपी का उपयोग होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, पेशियों को सिकोड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेश संचरण में या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी में। श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन, अवशोषण। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वह उपचयन क्रिया होती है। प्रश्न 23वां, निम्न में से जीवों के किस समूह में खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर पहले विखंडित किया जाता है फिर अवशोषण? तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ हम 4 विकल्प देख रहे हैं, मशरूम, हरे पौधे, अमीबा, ईस्ट मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, पैरामीशियम अमीबा या कस्कुटा, और डी विकल्प है कस्कुटा, लाइस या टेप वर्म। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड। यह है खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर पहले विखंडित करते हैं फिर उन्हें अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में स्टार्च उपस्थित होता है। प्रश्न 25वां, जब चूने के पानी युक्त परख नली में मुँह से हवा फूंकते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, निम्न की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। प्रश्न 26वां है, श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान होता है?
जो निम्न एल्वोली या फेफड़े द्वारा श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है निम्न में से। तो जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यह 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा जल। अगला प्रश्न है, ऊतकों से निकलने के बाद रक्त में वृद्धि होती है। ऊतकों से जब रक्त निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया निम्न पर निर्भर करती है। तो जो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें सही विकल्प है गार्ड कोसा में जल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेक अम्ल लैक्टिक अम्ल परिवर्तित निम्न में होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा साइटोप्लाज्म में। अब आगे हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वायवीय श्वसन वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला जो रिक्त स्थान है वह है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अगला जो रिक्त स्थान है वह है, भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर से के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने प्रक्रम को वहन या संवहन कहते हैं। अगला रिक्त स्थान, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोष की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर या एंजाइम का नाम लाइपेज है और आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम पेप्सिन है। अगला है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम ट्रिप्सिन है। और 13वां है, सरीसृप जैसे जंतुओं के हृदय में केवल 3 कोष्ठ होते हैं। और 14वां जो रिक्त स्थान है वह हृदय में कपाट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ सही जोड़ियाँ दी गई हैं, आप इन सही जोड़ियों को भी देखें। कॉलम आ और बा दिया गया है, तो किससे आप किसकी सही जोड़ी मिलाएंगे यहाँ पर आप उत्तर में देखें। जैसे स्फेग्नो मैनोमीटर, इसकी जोड़ी रक्तदाब से है। धमनियाँ लाल या शुद्ध रंग, वृक्क उत्सर्जन, धूम्रपान, फेफड़ों का कैंसर, रंध्र गैसों का आदान प्रदान, नेफ्रॉन वृक्क की संरचना के इकाई, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाना। इस प्रकार से इनकी जोड़ियाँ बनती हैं। आगे और हम देखें, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परजीवी पोषण, भोजन का स्थानांतरण, पित्त, जाइलम और बाष्पोत्सर्जन। तो इनकी जोड़ी किससे मिलती है? तो स्वपोषी पोषण पौधों में होता है, विषमपोषी पोषण हिरण में होता है, परजीवी पोषण जोंक में होता है, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, पित्त या कृत में निर्मित होता है, जाइलम जल का परिवहन में सहायक होता है और बाष्पोत्सर्जन गुरुत्व के विपरीत दिशा में होता है। अगली जोड़ी भी यहाँ पर दी गई है, इसे भी आप देख लें। ट्रिप्सिन की जोड़ी पैंक्रियास से है, एमाइलेज की लार से है, पित्त की लीवर से है और पेप्सिन की आमाशय ग्रंथि से है। अब अगला जो प्रश्न है वह है चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए, वह होता है अनाक्षी श्वसन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है? वह मूत्र है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल है। कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक कृत्रिम वर्णक द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का नाम हीमोडायलिसिस होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो वह हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह बड़ी आंत में होता है। और जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो वह एटीपी है। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं की दीवार पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग हैं? तो उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। प्रश्न 14 है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। प्रश्न 15 है, पायरुवेक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न 16 है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। मनुष्य में तरल संयोजक किसे कहते हैं? तो रक्त को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। 19वां है, सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 20वां है, मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत क्रिया क्या कहलाती है? तो यह पाचन कहलाती है। अब कुछ सतत दिए गए यहाँ पर वाक्य, इन्हें भी आप देख लें।
मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है तो यह वाक्य सत्य है। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, यह वाक्य सत्य है। बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, यह वाक्य सत्य है। बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, यह वाक्य भी असत्य है। अगला वाक्य है दायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से जाने पर ग्रहण करता है, तो यह वाक्य सत्य है। अगला है हमारी छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, यह वाक्य सत्य है। पादपों में जल तथा लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, यह वाक्य असत्य है, क्योंकि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। अगला वाक्य है एटीपी का पूर्ण नाम अमीनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, यह वाक्य असत्य है। मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, यह वाक्य भी असत्य है। अगला वाक्य हम देखते हैं वायु कूपकाएं हृदय में पाई जाती हैं, वाक्य असत्य है। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180 और 100 मिलीमीटर एचजी होता है, यह सत्य है। अगला वाक्य है हृदय अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, यह वाक्य सत्य है। फिर 13वां है धमनियों की दीवारें स्राव से पतली होती हैं, यह वाक्य सत्य है। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायता करती हैं, यह वाक्य सत्य है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें धीरोम कहते हैं, यह वाक्य सत्य है। तो इस प्रकार से हमने देखे आपकी कक्षा 10 की विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के कुछ लघुत्तीय प्रश्न, कुछ दीर्घोत्तीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ, सत्य असत्य और भी महत्वपूर्ण हमने प्रश्न यहाँ पर देखे। आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।